एवरीवन, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने किसी एडवोकेट या वकील साहब की सर्विस लिए हैं और अगर आप किसी बात पे नाराज हैं या उस सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकते। तो आपको कैसा लगेगा? या आपके जहन में ये सवाल आएंगे तो भाई मैं कहाँ पे जाऊंगा? अगर मैं किसी एडवोकेट को हायर कर रहा हूँ, वो अपनी सर्विसेज सही नहीं दे रहा है या टाल मटोल कर रहा है या मुझसे ज्यादा पैसे ले लिया, कम काम किया है, तो मैं तो एग्रीव्ड रहूंगा या मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा उसके सर्विसेज से, तो मैं कहां पे जाऊं शिकायत लेके? वो बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों नहीं आप जा सकते या क्या केस था, किसमें कहा गया कि वकील के खिलाफ या वकील के सर्विसेज को आप नॉर्मल सर्विस मत समझिए। वकील जो प्रोफेशन होता है या एडवोकेसी या लॉ का जो प्रोफेशन होता है अपने आप में सू जनरलिस्ट होता है, अपने आप में एक क्लास है या डिफरेंट काइंड है, अपने आप में ऑन इट्स ओन काइंड जिसको आप बोलते हैं ना, एक अलग ही प्रकार है। इसको आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फॉल नहीं करा सकते या इसके सर्विसेज को नहीं करा सकते। ये किस केस लॉ में किस केस में कहा गया था, ये तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। मैं पहले इंसिडेंट पूरी बातें आपको समझा देता हूँ, केस में क्या हुआ था। मैं कॉन्फिडेंशियल के नाते, जस्ट टू हैव द कॉन्फिडेंशियलिटी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पार्टीज, बट मैं ए बी करके बता रहा हूँ, ठीक है? तो साहब ए थे, ए भैया थे, बी भैया ए भैया का मान लिया 20,000 रुपया बाकी होते हैं। अब क्या होता है कि बी भैया 20,000 रुपए ए को नहीं देते। जाहिर सी बात है ए प्रेशराइज करता है और ये अल्टीमेटली किसी भी तरीके से होता है कि बी जो है तैयार हो गया 20,000 रुपए देने के लिए, तो वो एक चेक इशू करके ए को देता है, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो जाता है। हाँ, बी के अकाउंट में पैसे नहीं होते, वो डिसऑनर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ए एग्रीव्ड हुआ यहाँ पे। तो ए को पता है कि यार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में धारा 138 के तहत मेरे पास ये पावर है कि मैं मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली इसको जेल भिजवा सकता हूँ, ये मेरे साथ खेल खेल रहा है। तो वो इस सर्विसेज के लिए एक एडवोकेट साहब को वो हायर करता है। तो एडवोकेट साहब क्या करते हैं? ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है कि धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है। ये दिल्ली का केस है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास उस एडवोकेट को हायर किया गया, ए भैया ने हायर किया और वो एडवोकेट अल्टीमेटली एप्लीकेशन लगा देता है 138 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। अब बी भैया चूंकि डर उड़ जाते हैं तो ये सहमत हो जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं। तो बी भैया ए भैया को एग्री करते हैं कि मैं आपको 20,000 रुपया और जो आपका 5,000 रुपया खर्चा उर्चा हुआ है इधर लीगैलिटी में, तो मैं आपको वो भी 5,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं। अल्टीमेटली एडवोकेट साहब जो होते हैं वो 20,000 रुपए का डीडी और 5,000 रुपए का चेक लेके ए भैया के पास आते हैं, चूंकि बी ने वो दे दिया था। अब मैं यहाँ को बी को हटा देता हूं पिक्चर से। अभी एडवोकेट और ए के बीच में क्या खेल हुआ उसको आप देखते रहिए। तो ए को मिल जाता है चेक 20,000 रुपया और 5,000 रुपए का मिल जाता है। जब 20,000 तो उसके अकाउंट में आ गया, लेकिन जो 5,000 रुपए वाला बिल था, चेक था, वो डिसऑनर हो जाता है। और ए का ऐसा कहना था कि इसने एडवोकेट ने जानबूझ के किया है और ये बी से मिल गया है और इसलिए मेरे अकाउंट में नहीं आया। एडवोकेट का ये कहना था कि 5,000 रुपए मेरा फीस कैश दो, एक्चुअली वो कैश मांग रहा था 5,000 रुपए। तो ये चूंकि ए भैया ने आनाकानी किया होगा तो अल्टीमेटली उसका 5,000 रुपए का चेक नहीं आया। अभी आप ये कह लीजिए कि एडवोकेट बी से मिला था या रुकवा दिया होगा चेक, जो भी आप समझना चाहे समझ लीजिए। फिलहाल जो ए भैया थे उनका यही कहना था कि ये जो है बी के साथ मिला हुआ है और ये इसीलिए 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में नहीं है, डिसऑनर हो गया है। अब क्या होता है कि ए भैया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करते हैं कि 5,000 रुपए ये और 10,000 रुपया मैं प्रताड़ित किया गया हूं, हरास किया है इस वकील ने और इस तरीके से बदमाशी मेरे साथ किया जा रहा है। 15,000 रुपए का क्लेम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में इन्होंने लगा दिया। अच्छा, अब एडवोकेट साहब का क्या कहना था? एडवोकेट साहब जो है एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दायर करते हैं ये कहते हुए कि 5,000 चलो 10,000 की बात है, लेकिन साहब डिस्ट्रिक्ट फोरम को ये कहते हैं कि आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसमें। मैं तो एडवोकेट हूं एंड ही हैज अवेल्ड द एडवोकेट सर्विस, मेरे सर्विसेज को उसने अवेल किया तो इसलिए उनके पास पावर है। तो आप कहां से, आपके पास ये है ही नहीं जुरिस्डिक्शन। तो हालांकि डिस्ट्रिक्ट फोरम ने एडवोकेट साहब की ये बात को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया एंड अल्टीमेटली इस तरीके से चीजें हुई। अब इनने क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एडवोकेट साहब थे तो कहां चुप होने वाले हैं, तो एडवोकेट साहब जो है पहुंच जाते हैं स्टेट कमीशन के पास। स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर उपभोक्ता का फोरम होता है वहां पे चले जाते हैं और स्टेट कमीशन ने ये माना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो सेक्शन 2 है, सबसेक्शन 1 है, क्लॉज ओ है, जो वहां पे सेवा की परिभाषा है, सेवाओं की परिभाषा या सर्विसेज की परिभाषा है, उसमें एडवोकेट की सेवाएं नहीं आती हैं। तो लिहाजा जो है भाई आपका जुरिस्डिक्शन इस पे नहीं है, स्टेट कमीशन ने ये कह दिया। अब जो ए भैया थे वो भी बड़े ढीठ थे, वो थोड़ा सा टाइट मामला था, वो भी अपनी जगह पे टाइट थे।
तो वो पहुंच गए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम में, जो राष्ट्रीय लेवल पे होता है उपभोक्ता का फोरम, निदान जो फोरम होता है, कमीशन आयोग जो होता है। अब यहाँ पे नेशनल जो रिड्रेसल कमीशन था वो बेसिकली ए भैया के फेवर में कहा नहीं नहीं साहब ये इस तरीके से है, हाँ यही पे इनका जुरिडिक्शन होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एडवोकेट के सर्विसेज भी आते हैं। अब फिर एडवोकेट साहब जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए। अब चूंकि नेशनल कंज्यूमर फोरम था तो इसीलिए सारे जितने वकील थे गुट बना के, मतलब उनके सारे भाई आहत हुए, उनको लगा यार हमारे सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आने लगेगा तो ऐसे हर कोई उठ के जाएगा, हमें फीस नहीं देते हैं तो, और हम कुछ करेंगे तो कोई उठ के जाएगा और दायर कर देगा कंज्यूमर फोरम में। तो क्या हुआ फिर, अब यहाँ पे चूंकि अब वही एडवोकेट भैया तक बात नहीं रह गई, ये पूरे एडवोकेट कौम के लिए बात पूरे ईगो पे आ गया या जो भी कह लो। तो क्या हुआ फिर, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उसके बाद बार ऑफ इंडियन लॉयर्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सारों ने मिलकर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया तो अब आप मजेदार बात देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में उस समय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी साहब और पंकज मिथाल साहब थे। तो उन्होंने कहा कि देखो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का जो इंटेंट था लेजिस्लेचर का, बेसिकली ट्रेड और बिजनेस को रेगुलेट करना था, ट्रेडर्स को रेगुलेट करना था और व्यापार को रेगुलेट करना था कि कोई बंदा प्रोडक्ट खराब बनाता है, उपभोक्ता है, उससे कहीं ना कहीं आहत होता है या प्राइसेस ज्यादा हैं या उसको वो चीजें नहीं मिली जो चीजें लिखी गई थी या बताई गई थी, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। एक ऐसे प्रोफेशन के लिए जो रेगुलेटेड है ऑलरेडी, अब चूंकि लॉ प्रोफेशन ऐसा है ऑलरेडी इट इज बीइंग रेगुलेटेड एंड देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट दैट इज एडवोकेट एक्ट है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर या उनके प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन विल नॉट कम इनटू पिक्चर। ये आप जो है इंटेंट समझिए, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन या जो उपभोक्ता अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो एडवोकेट के सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से बात इसमें की गई। और उसमें एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रोफेशन है ना, आप उसको बिजनेस और ट्रेड से इंटरचेंज मत करिए। बिजनेस और ट्रेड और एक पलड़े में आप प्रोफेशन को रखिए, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। बिजनेस और ट्रेड जो प्रॉफिट मोटिव इसका होता है, एक बिजनेसमैन होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसका एम जो होता है, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है उस चीज को करने का, वो प्रॉफिट अर्न कमाना होता है। वेयर एज प्रोफेशन की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लॉ प्रोफेशन, चाहे डॉक्टर के प्रोफेशन की बात हो, सीए की प्रोफेशन की बात हो या किसी और इंजीनियर की प्रोफेशन की बात हो, और प्रोफेशन तो मैं बीच में नहीं लाऊंगा, बट यहाँ चूंकि केस जो है वो लॉ प्रोफेशन लॉ सेंट्रिक में रख के दिया गया, तो मैं हाँ इतना कह सकता हूँ कि जो लॉ प्रोफेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रॉफिट मेकिंग जनरेशन, ये प्रॉफिट जनरेटिंग पर्पस नहीं होता है, ये प्रोफेशन होता है। इंसान अपने स्किल या अपने नॉलेज के बेस पे वो चीजें करता है। समटाइम वो किसी से पैसे नहीं भी लेता है। अगर एक एडवोकेट के पास कोई गरीब महिला आती है, गरीब क्लाइंट आता है, उससे नहीं भी पैसे लेता है, तो उसका मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका मोटिव सर्विसेज देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल और द नॉलेज और द एक्सपीरियंस व्हाट ही इज हैविंग। तो इसको आप बिजनेस और ट्रेड, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया है कि बिजनेस और ट्रेड, उसके पर्पस के लिए वो थोड़ा सा अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये थोड़ी सी बात आपको मुझे बतानी थी, तो मैंने बताया आपको। एक चीज और सर्विसेज में देखिए, सर्विसेज में क्या, जैसे आप सिनेमा हॉल में गए मूवी देखने, तो अभी क्या है, वो जो आप एंटरटेन कर रहे हो, वो इसका मतलब कि सिनेमा हॉल वाला इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू एंड यू आर द कंज्यूमर, यू आर कंज्यूमिंग द सर्विस। वंस यू आर एंटरटेनिंग द मूवी, इट मींस यू आर कंज्यूमिंग द सर्विस। तो वहां पे आप कंज्यूमर हो, लेकिन एडवोकेट के केस में आप किसी के सर्विस ले रहे हो, किसी एडवोकेट का, वहां पे आप कंज्यूमर नहीं है। अब सवाल आता है साहब हम फिर क्या करें? अरे भाई देखो, कंज्यूमर एडवोकेट की सर्विस ले रहे हैं, अगर आपके साथ लगता है कि इस एडवोकेट मेरे साथ सही नहीं किया, तो आप एडवोकेट एक्ट के थ्रू या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उस राज्य के बार काउंसिल में आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक प्रावधान होता है, ऐसे ही सीए के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में आप, या सीएस, कोई भी प्रोफेशन हो, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उनका जो रेगुलेटिंग बॉडी है, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली आपको आपका पैसा चाहिए और अल्टीमेटली उसके खिलाफ एक एक्शन हो, यही आपको चाहिए ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोटेक्शन, यही आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ नहीं मिलेगा आपको न्याय तो कहीं नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हर प्रोफेशन के अगेंस्ट में यू में फाइल एंड कंप्लेंट, अगर अपनी बातों को आप अच्छे से रख सकते हैं, अगर सही में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो। बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है ये वीडियो, मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो मोटी मोटी पॉइंट, ऑपरेटिव जो पार्ट था इस केस लॉ का नाम आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस केस लॉ में बेसिकली कहा गया था, ये सारी बातें हुई थी। देखिए, एक तो लॉयर को ये कहा गया कि वो अपने क्लाइंट का एजेंट होता है, एक फिड्यूशियल रिलेशनशिप होता है एजेंट में, मतलब लॉयर में और उसके क्लाइंट में। तो जिस तरीके से एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता होता है, वही रिश्ता जो है एजेंट और
लॉयर और क्लाइंट के बीच में रिश्ता होता है, और कभी भी एडवोकेट को अपने क्लाइंट के पूछे बिना कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें, ये ऑपरेटिंग पार्टीज जजमेंट का बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी। वीडियो लेंदी होता है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यूट्यूब चैनल को हमारे, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर हमारे सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे से जरूर जुड़े, और ब्लॉग को जरूर आप क्लिक करके देखिए। उस ब्लॉग में बहुत अच्छी बातें लिखी है इस पॉइंट से रिलेटेड। आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।